is group 15 question again. The range of common oxidation state of phosphorus is. Write down the first option -3 to 5. फॉस्फोरस की आपने बतानी है बेटे द ऑक्सीडेशन रेंज. The options are -3 to 5. B option is -3 to 0. C option is 0 to +5. And D option -4 to +2. जिसको आता हो चुपचाप अपना करो और मैंने अपना पूछ लेना. और विद रीजन तभी पता चलेंगे दिमाग कितने चलते हैं. पेंसिल किसके पास है? हाँ जी राधिका, क्या आंसर है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. वेरी नाइस. अपना अपना करना है, किसी ने डिस्कस नहीं करना है. एग्जाम में आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं करने वाले, इसलिए एक दूसरे की ब्रेन से चलना बंद कर दो. सिक्सटीन ग्रुप पढ़ के आए हो साथ में? मैंने करवाना है बस, है ही नहीं क्वेश्चन यहाँ पे इतने. अभिनव क्या आंसर है? क्यों है कॉमन? क्या स्टेट है? बेटे सी, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल. ये गेन भी कर सकता अगर मेटल हो, तो जब गेन करेगा इट इज 32s3p3. 32s3p3 इतना पता है आपको, नाइट्रोजन के नीचे है. जब ये दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -3 होगा. ठीक है. उसके बाद जाता जाता +5 जब अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन है डी में भेजेगा, जैसे कि PCl5. समझ आ रही है? जब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके लग जाता है, रिडॉक्स आपने +1 में करी हुई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है कि साथ में एलिमेंट कौन सा लगा है. अगर साथ में एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, कम, तो खुद की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो तो खुद की पॉजिटिव में चली जाती है. जैसे अगर हम P5 की बात करें तो हम फॉस्फोरस की +5 बोलते हैं. अगर यहाँ पे PH3 की मैं बात करूं तो फॉस्फोरस की -3 बोलूंगी. अगर मैं PCl3 की बात करूं तो अगेन फॉस्फोरस की +3 हो जाएगी. अगर फॉस्फोरस को हम डिफरेंट एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट +1 +3 +4 +5 मिलनी शुरू हो जाती है. ठीक है. यू हैव डन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, मेटाफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. यू आपने कहा हमने 15 ग्रुप पढ़ के आए हैं, तो इसमें एसिड्स भी आते हैं फॉस्फोरस के, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, उनकी बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए, और कौन सा एसिड रिड्यूसिंग इन नेचर है ये पता होना चाहिए. फॉस्फोरिक एसिड जितने भी करे हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले यही होते हैं कि किसकी बेसिसिटी कितनी है. अब बेसिसिटी नजर आती है जितने OH हो. H के कारण कभी बेसिसिटी नहीं होती. ठीक है. H जब डायरेक्टली लिंक होता है तब कभी, जैसे कि H3PO2 में 2 ऑक्सीजन है,
2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और 1 हाइड्रोजन ऐसे रह जाएगा, वो सीधा फास्फोरस के साथ लगा होगा। अब मैंने कुछ नहीं बनाना बोर्ड में, कुछ पढ़ना है नहीं, टीचर स्पून फीडिंग करते रहे हम आपकी। ये जेई के बच्चे बैठे हैं, इनको ये ही नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। जो डायरेक्टली एच लिंक्ड होता है वो कभी भी एसिडिक एच नहीं होता, ये याद रखना। pH 3 है, ऑक्सीजन शेड क्या है +3। थप्पड़ लगा एच इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, तो कैसे -3 हो जानी है, +3 हो जानी है? -3। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते +2 वाले बच्चे। अब तेरे से कोई खींचेगा तभी तेरे से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो प्लस में आएगी। जो अगर तुझे कोई इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है किसी से तेरे ऊपर, तो नेगेटिव में आएगी। बेटे ये खींच लेगा एच से, एच तो छोटू से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का वो। जब एच बेटे डायरेक्टली क्वाइट, जब एच डायरेक्टली लिंक्ड होता है तब ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जब एच ओ एच के साथ, जब भी आप अब नेक्स्ट ग्रुप पढ़ के आओगे ना 16, जितने में सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं उनको ध्यान से स्ट्रक्चर देख के आना है, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है? किसी एसिड की बेसिसिटी होती है, किसी बेस की एसिडिटी होती है, उल्टा कंसेप्ट होता है, ठीक है। आपसे एसिड की बेसिसिटी पूछी जाती है। बेसिसिटी का मतलब है कि एक एसिड कितने बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। वो कितने बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा वो कितने H पॉजिटिव देगा, ठीक है। वो कितने H पॉजिटिव देगा वो डिपेंड करेगा कितने उसके पास OH हैं। समझ आ रही है? समझ आ गई? तो उतनी उसकी क्या होती है? बेसिसिटी। ये +1 में नॉर्मलिटी में कर लेते हो। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 डू नॉट शो एलिट्रॉपी, ये पेपर में भी आया है, शुक्र है याद हो गया। द heavier group 15 elements can expand covalency beyond 4 because, ठीक है, नाइट्रोजन की कोवलेंसी बियॉन्ड 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो बाकी बियॉन्ड 4 क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है। तब ऑप्शंस देखें कि आपका आंसर आ जाएगा शायद। तो they have completely filled orbital, they have vacant d orbital in outermost shell, they have high dissociation enthalpy, or none of these? B, they have vacant d orbital. क्वेश्चन ही नहीं इतना। Among the following, listen to me carefully, among the following which is wrong statement? पहली स्टेटमेंट सुनो, पहले वो बताओ कि रॉन्ग है कि राइट है। PH5 and BiCl5, PH5, राइट डाउन PH5। अगर एक एक स्टेटमेंट देखोगे उसको समझोगे तभी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। PH5, listen to me carefully, and BiCl5 do not exist। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट है। क्यों? क्यों नहीं दे सकती? होते हैं मैम, डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं। 5 हाइड्रोजन लग नहीं सकती इसके साथ? क्यों नहीं लग सकती? क्यों नहीं लग सकते? लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं?
ये भी सोचो कि BCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी सोच लो। दोनों क्वेश्चन सोचो बेटे, क्योंकि दोनों सोचोगे कल को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर pH5 अगर आप कहते हो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कहते हैं कर सकते हैं वो ये बताओ क्यों कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं कर सकता वो एप्रोप्रिएट रीजन दो। फिर BiCl5 अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकता तब बताओ, अगर एग्जिस्ट कर सकता है तब बोलो। सोचो पहले, अपनी ब्रेन की ड्रिलिंग करना सीखो। आपके पास BH5 है, आपके साथ BiCl5 है, क्वाइट डोंट डिस्कस वाई। तभी एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे MCQ। फिर तो B के पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जंप हो जाए तो 5 की शेयरिंग नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये 3s2 3p3 है, अगर एक में अनपेयर्ड कर दूं तो ये 3s1 3p3 3d1 हो जाएगी। करके देखो जरा, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए। MCQ तभी होते हैं। अगर मैं 3s1 3p3 3d1 कर दूं तो 5 अनपेयर्ड नहीं हो जाएंगे? तो 5 हाइड्रोजन लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। अच्छा, BiCl5 में 5 क्लोरीन लग सकते हैं? दोनों रॉन्ग है। अब पूछो, अब रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बेटे +5 हाइड्रोजन नहीं करवा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो एक्साइटेशन नहीं करवा सकता। +5 -5 की बारी नहीं होगी। कोई भी और एटम आपको पूछा जा सकता है, या अकेला H5 नहीं पूछा जाएगा। द एप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड इज दिस कि जब भी हायर ऑक्सीडेशन में कोई भी, ये सिर्फ फॉस्फोरस की बात नहीं है, जब आप सल्फर की बात भी करोगे तो आपके सल्फर में भी पूछा जाता है SF6 एग्जिस्ट करता है, H6 नहीं करता। क्वेश्चन एक इसमें से भी आता है, राइट डाउन। HF6 एग्जिस्ट करता है कि SH6 क्यों नहीं करता? SH6 क्यों नहीं करता, मगर ये क्यों करता है? दोनों में ही उसमें 6 हाइड्रोजन लगे हैं, उसमें साइज की बात नहीं होती बेटे। जब आपने किसी के इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, देखो उसकी 3s2 3p3 है, सल्फर की 3s2 3p4 है, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट। जब उसने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो उसको 6 अनपेयर चाहिए। अगर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो 6 अनपेयर चाहिए। मींस ये भी एक्साइट होना चाहिए, ये भी एक्साइट होके डी में जाना चाहिए, अभी 6 अनपेयर होंगे, तभी 6 अनपेयर होंगे कि नहीं होंगे? 6 अनपेयर्ड करवाने वाला अनपेयर्ड वही करवा सकता है जो दूसरे एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। किसी की इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन वही करवा सकता है जो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोबेबिलिटी जिसमें हो। हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, साइज पे डिपेंड नहीं है, साइज तो छोटा है, वो तो अकोमोडेट हो ही जाना चाहिए सल्फर के अराउंड 6, फॉस्फोरस के अराउंड 5 हाइड्रोजन क्यों नहीं अकोमोडेट हो सकते हैं। साइज का कोई चक्कर नहीं है इसमें, चक्कर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो इलेक्ट्रॉन जिसने एक्साइट करवाना है कि जब उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, वो वही लेके जा सकता है जो सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जितने भी आप इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हो जो साइड में लगे होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ आ रही है? सेकंड, BCl5 पे आ जाओ। BiCl5 पे बिस्मत कहाँ पड़ा है? नीचे नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, +5 स्टेबल नहीं होती। अगर BiF5 एग्जिस्ट करता है बेटे, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अगेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके +5 में पहुंचा देता है, मगर Cl इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है।
अगर बिस्मथ की कोई +5 एग्जिस्ट करती है तो वो फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करती है, ना कि क्लोरीन के साथ। करती है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करती है, मगर फ्लोरीन के साथ करती है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज p pi d pi bond are present in SO2. p pi d pi bond are present in SO2. होते हैं मैम, होते हैं। अगर हम ये डब्बे में आगे करें ना ऐसे, हाँ। सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्टेट एक्टिव स्टेट में एक्शन करें तो वो पहले एक SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ पहले। पढ़ा है? SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। अगर पेपर में स्ट्रक्चर बनाना आएगा, बॉन्डिंग पता होगी, तभी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ये लो मैम, ऐसा है। ऐसे पढ़ के टिक टिक लगाओगे। ऐसे कर सकते हैं ये। चलो बताओ कैसे होते d pi p pi। ये रहा बनाओ जरा सल्फर। कितनी p pi d pi होती है जल्दी? अगेन डिस्कशन के बिना नहीं हो सकता कुछ मत। बेटे एग्जाम में आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, अपना अपना ब्रेन चलाना सीखो, अपना अपना ब्रेन चलाया करो। अकेले चलना सीखो तभी ब्रेन चलते हैं। सल्फर क्या है? ये है ऑक्सीजन एट ए टाइम कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं वापस भेज रही हूँ। ये हो गए लोन पेयर्स। ये सल्फर के ऊपर हो गए बेटे लोन पेयर्स, ठीक है, ये जो S में पड़े हैं। अब ये ऑक्सीजन है, ये एक फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये भी हो गया सिग्मा। तो ये जो 2 अनपेयर्ड पड़े हैं, इन्होंने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ। अब एक अनपेयर्ड यहां रह गया और एक अनपेयर्ड यहां रह गया। इसमें से एक अनपेयर्ड ये p पाई बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास p ही है, ऑक्सीजन के पास d नहीं है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा? सल्फर के p में, जिसे कहेंगे p पाई बॉन्डिंग। ठीक, ये सल्फर के किसमें पड़ा है? d में। और ऑक्सीजन का तो p ही इन्वॉल्व होगा, उसके पास d नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? p पाई d पाई। नेक्स्ट SeF4, SeF4 selenium tetrafluoride, SeF4 and methane CH4, SeF4 and CH4 have same shape, have same shape। अब शेप पता होगी तो ही आंसर बताओगे। तो शेप निकालो इसकी क्या है? SeF4 and methane has same shape। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन यही है बेटे, क्वेश्चन ही यही था। ये हम चारों ऑप्शन हम सोच रहे हैं कि इनकरेक्ट है। अगेन सिलीनियम कहाँ है बेटे? वो मैम कार्बन की फैमिली, उससे मैम थर्ड, हाँ ग्रुप 16 में थर्ड नंबर। कार्बन फैमिली हो? नहीं, ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी ऑक्सीजन। अब ये देखो, अगर आपको अभी तक हाइब्रिडाइजेशन और शेप का कंसेप्ट नहीं पता, तो आप ये सोचो, लिसन टू मी केयरफुली। ऑक्सीजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। उसमें से कितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है? अब देखो स्ट्रक्चर में 4 लगे हुए हैं ना, फ्लोरीन 4 लगे हुए हैं ना, तो 4 इन्वॉल्व होंगे, बाकी कितने बचेंगे? 2। तो एक लोन पेयर बच जाएगा। ये कार्बन का तो लोन पेयर बचेगा ही नहीं,
और कार्बन के कितने होते हैं? 4, और चारों के चारों इन्वॉल्व हैं। क्या उसमें लोन पेयर बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो शेप सेम हो सकती है। इसकी सी 100 होती है, उसकी टेट्राहाइड्रल होती है। CH4 सीसो होती है। CH4 की सी 100 होती है। देखो बात, टेट्राहाइड्रल होती है। 10th क्लास में कर लेते हो। In which of the following टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? मैंने 3 दिन और पी ब्लॉक लेने हैं, जितना समझ आएगा कि ऑर्गेनिक में भी आप ओई हो। जीरो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? ये मैंने क्वेश्चन ऐसा डाला भी था पेपर में। अब राइट डाउन फर्स्ट SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 negative and NO3 negative. Next BF3, और अपना अपना करना अभी, NF3. Next BRO3 negative and XeO3, SF4 and XeF4. देखो आइसो स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले, अगर आपको स्ट्रक्चर निकालने नहीं आते तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो सबसे पहले, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट तो करने आते हैं ना, वैलेंस शेल कैसे काउंट करते हैं, तो करो अपने अलग अलग, अपना अपना करो। डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। आप में कम दिमाग नहीं लगाओगे तो चल पड़ेगा। सेम आपने स्ट्रक्चर बताना है, आइसो स्ट्रक्चरल। इस पेयर में से कौन सा पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है? एक पेयर है। अब अपना अपना करो। हरी अप। पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर आपका जब चलेगा नहीं फिर मैं अपना दिमाग को समझाऊंगी। लगाओ अपना अपने आप। देखो फर्स्ट में सल्फर है बेटे। सल्फर में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ऊपर 2 नेगेटिव है। नेक्स्ट में नाइट्रोजन है, अगर देखा जाए तो उसमें होते ही 5 है। साथ में 3 लगे हुए हैं और साथ में 1 नेगेटिव है। दोनों में तो इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है, पहली बात। इसको तो एक बार हम छोड़ ही देते हैं, ऐसे करते हैं। समझ आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे तो वो उतने बॉन्ड पेयर लोन पेयर ही नहीं बनेंगे। समझ आ रही है? तो स्ट्रक्चर कैसे सेम हो जाएगा? अब करो, अभी हिंट मिल गया, करो। जैसे सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन चलो सेम हो गए, 6 8 हो गए, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में 6, 5 नाइट्रोजन के 1 नेगेटिव का। नेगेटिव का भी इलेक्ट्रॉन साथ में काउंट करो, जल्दी करो। गैस से काम नहीं चलने ना बेटे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने हैं, फिर क्या करोगे? सी बेटे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन को देखो। क्वाइट बोरोन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? 13। कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 3। 3 फ्लोरीन लगे हैं। नाइट्रोजन किस फैमिली को बिलोंग करता है? 15। कितने वैलेंस शेल लो? क्या इलेक्ट्रॉन सेम बन सकते हैं किसी भी एंगल से? एक पिरामिडल बन जाएगी, एक प्लेनर बन जाएगा। चलो अब मैं बता भी नहीं सकती बेटे, +1 में सुना नहीं आपने, अब क्या करें।
नेक्स्ट बेटे अब ट्रिक ही समझा सकते हैं आपको। नेक्स्ट देखो बेटे, Br हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। 9th की आते छोड़ दो, छड़ दो, 4 चैप्टर सी कुछ नहीं होता सी। Br कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितनी ऑक्सीजन लगे हैं? 3 दोनों तरफ। Br के ऊपर एक नेगेटिव आ गया, कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। जिनोन के पास कितने हैं? 8 सेम हो गए। ऑक्सीजन भी बिल्कुल सेम हो गए। नेक्स्ट देखो, सल्फर बिलोंग्स टू विच फैमिली? 16। 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिनोन हैज 8। तो फर्क है। जब इलेक्ट्रॉन ही फर्क होंगे बेटे, स्ट्रक्चर कैसे सेम हो सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सीबीएसई में हर बार ही आता था। और किन दो फैमिलीज को कंपेयर किया जाता है, हमेशा याद रखना, जिनॉन फैमिली और हैलोजन फैमिली को। मोस्टली आंसर में जिनॉन और हैलोजन फैमिली होती है। समझ आ रही है? ये हमेशा सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता था। BrO3 माइनस माइनस इसके ऊपर, BrO3 पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। भाई सल्फर ग्रुप है सारा के। अच्छा, ये मैंने कल ही आपको करवाया है। When copper is heated with concentrated nitric acid, what is the product? ऑप्शन दिए गए हैं, सारे प्रोडक्ट्स बोलो। कल ही बनाया आपने, और ये पेज लेके बैठा हुआ है, बनाओ, लिखो अपने आप। What is the product with concentrated nitric acid? ये ऑप्शन पूछी गई हैं। कॉपर नाइट्रेट, अगर डाइल्यूट होता तो, अगर जिंक में डाइल्यूट होता तो N2O, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो सेम। चलो शुक्र है। लीस्ट बेसिक हाइड्राइड, लीस्ट बेसिक हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज, ऑप्शन नहीं दे रखी, क्यों? विच वन इज लीस्ट बेसिक? लास्ट टाइम में जल्दी बोलो बेटे, ग्रुप 15 की हाइड्राइड से लीस्ट बेसिक हाइड्राइड कौन सी है? क्यों? आपको पता है नीचे आते हुए बेसिसिटी कम होती है। अच्छा, कम क्यों होती है फिर? नो, आपको रीजन पता होनी चाहिए बेटे। आपको नो यस कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहिए। आपने ये 4 ऑप्शन देके टिक नहीं लगा के आना, कोई नॉट पेयर इफेक्ट नहीं है। फिर क्या हो गया? बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? व्हाट डू यू मीन बाय इफ अ हाइड्राइड इज बेसिक? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, दैट इज अ लुईस बेस। जब हम 15 ग्रुप की हाइड्राइड की बात कर रहे हैं बेटे, 15 ग्रुप की हाइड्राइड कैसी नजर आती है? अमोनिया। अमोनिया के ऊपर क्या है? ये बेसिक इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करता है, ना कि इसलिए क्योंकि ये OH नेगेटिव डोनेट करता है। पहली बात, हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। आपको हाइड्राइड पूछा गया है, ग्रुप 15 की कौन सी ज्यादा बेसिक है, ठीक है। जब हम लुईस बेस की बात करते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर वही डोनेट करेगा जिसके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब नाइट्रोजन है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? ये क्या करता है?
ये इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि नहीं खींच लेता। 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तीनों से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर रख लेता है। इसके पास लोन पेयर भी है, तो आने वाला कोई भी एसिड होगा उसको आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। नीचे जाते वक्त क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर और खींच नहीं पाते, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंटर मेटल के ऊपर बिखर जाती है। जब बिखरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकेंगे। आप ये मान लो छोटा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है, जो लेने आया वो आराम से ले सकता है। जब बड़ा नीचे की तरफ चले गए एटम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखरा हुआ है, अब किसी को पेयर डोनेट करना है वो इजी नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई नीचे जाते वक्त बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटे, कम। इन केस ऑफ व्हेन यू विल टॉक अबाउट लुईस बेस, एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता बेटे 4 ऑप्शन देख के टिक लगानी, एमसीक्यू में ज्यादा दिमाग यूज होने। आपको हर चीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको एक हाइड्राइड ध्यान से पढ़ लो सारे ग्रुप्स की, जैसे कि इसकी हाइड्राइड है, कोई भी ग्रुप है उसकी हाइड्राइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, चाहे वो 15 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 17 है। मगर तीनों ग्रुप में एक एक्सेप्शन आएगी फर्स्ट मेंबर की, ये याद रखना। चाहे वो वाटर है, चाहे वो अमोनिया है, चाहे वो HF है, क्योंकि तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का ही होता है। नीचे जाते वक्त तीनों ग्रुप है जिनमें थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि तीनों ग्रुप में साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो तीनों ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। नीचे जाते वक्त तीनों ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होगा। और ये क्वेश्चन आते हैं, पेट क्वेश्चन है इनके हाइड्राइड्स पे। तीनों ग्रुप में जो लास्ट ग्रुप है उसमें एसिडिक करैक्टर पे क्वेश्चन आता है हाइड्राइड का, ठीक है। जो HF है, HCl है, HBr है, HI है, नीचे जाते वक्त साइज इंक्रीज करता है तो हाइड्रोजन इजीली दे पाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। याद रखना ग्रुप 15 में हाइड्राइड की बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है, ग्रुप 17 की हाइड्राइड पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है। तो ये पेट क्वेश्चन है हाइड्राइड्स के, पढ़ना आपने है। मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए रखने हैं बेटे। अब ये टाइम नहीं है कि फिर से चैप्टर समझाया जाए। चैप्टर आपने डोंट टेक लीनियंटली बेटे। वी कैन गाइड यू कि लास्ट 10 ईयर में क्या रिपीटेडली आया है, मगर इस पर एमसीक्यू पैटर्न है। एमसीक्यू ने और हमारे लिए भी डिफिकल्ट कर दिया कि क्या आपको छुड़वाएं क्या करवाएं। 10 ईयर्स क्वेश्चन उठाते थे, हमें पता था कि ये पैट क्वेश्चंस हैं। लास्ट में हर बारी हर साल हमारे पास आप लास्ट में अप्रोच करते हो, पहले तो ट्यूशंस भी होते हैं, फिर वो 1.5 महीना वो पढ़ाते रहते थे आपको तो बच्चों के मार्क्स। मगर इस बारी हमें खुद नहीं पता, इस बारी आपने चैप्टर वाइज के कंसेप्ट, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, आपसे एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं होने। कितनी आप चीट कर लोगे अभी कुछ नहीं पता, आपने देख भी लिया अभी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत करवाती है, ठीक है। सारे करवाएंगे बेटे।